नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल यूपीएससी लवर पर। आज दोस्तों अपनी दूसरे की क्लास 2 है, जिसमें हम कुछ यात्रियों के विवरण जानेंगे जिनके द्वारा अपने भारत का इतिहास लिखा गया है या उनसे प्रभावित होता है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत का प्राचीन भारत इतिहास। जैसे दोस्तों हम पढ़ते हैं, प्रथम यूनानी रोमन लेखक, जो लेखक यूनान एवं रोम के थे एवं भारत में आए थे, उनका विवरण आज हम पढ़ते हैं। जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है टेसियस का। किसका नाम आता है दोस्तों? टेसियस का। इसकी केवल एक इम्पोर्टेंट बात है, ये ईरान का राजवैद था। क्या था? ईरान का राजवैद। आपको बस यही याद करना है, क्योंकि इसका जो विवरण है ना, वो भारत की आश्चर्यपूर्ण कहानियों से वो संबंधित है। इसलिए हम इसको एक मिथ मान सकते हैं, इसका इतिहास नहीं मान सकते। इसलिए हम इसका विवरण इतना पढ़ते नहीं हैं, केवल इतना याद रखते हैं अपने एग्जाम के नज़रों से कि ये ईरान का राजवैद था। चलो आगे चलते हैं। अब सबसे प्रमुख नाम आता है हेरोडोटस का। किसका? हेरोडोटस का। ये इतिहास के क्षेत्र का महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसको क्या बोलते हैं? इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। इनकी एक बुक थी। क्या बुक थी? इनकी एक बुक थी हिस्टोरिका। क्या? हिस्टोरिका। जिसमें उन्होंने जो 5वीं शताब्दी में ये इंडिया आए होंगे, तो इन्होंने भारत और फारस, क्या? भारत और फारस। फारस उस टाइम पर क्या था? अपना जो इस टाइम पर ईरान और इराक का क्षेत्र है ना, उसको फारस बोलते थे। तो भारत और फारस का संबंध का वर्णन किया है अपनी पुस्तक में, हिस्टोरिका पुस्तक में। परंतु लोग इस पुस्तक की भी कोई ऐतिहासिक मान्यता नहीं है, क्योंकि इनका विवरण भी कुछ अतिशयोक्ति का अफवाहों पर आधारित है। अब महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है सिकंदर। कौन? सिकंदर। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था ना, तो इनके साथ में 3 लेखक आए थे। कौन कौन आया था? 3 लेखक आए थे। नियारकस आया था, आनेस्रिकटस आया था और एवं आरिस्टोबुलस आया था। कौन आया था? आरिस्टोबुलस। सिकंदर के साथ 3 लेखक आए थे। नियारकस आया था, आनेस्रिकटस आया था एवं आरिस्टोबुलस आया था। दोस्तों ये आप ये नाम याद कर लीजिएगा। एमपीपीएससी में इससे एक संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछते हैं। फिर नाम आता है मेगास्थनीज का। आप जब भी आपने पढ़ा हो, इसका नाम अवश्य सुना होगा आपने, मेगास्थनीज का। तो मेगास्थनीज कौन था? एक यूनानी रोमन लेखक था, यात्री था। और एक किसका राजदूत था? ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। किसका? सेल्यूकस निकेटर था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। कौन था? सिकंदर का सेनापति, सेल्यूकस निकेटर। तो ये मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर ने इसको, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा था। किसके राज दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार ने सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत भेजा था। इसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। क्या था? मेगास्थनीज। इसकी एक बुक थी, क्या नाम क्या है उसका? इंडिका। कौन? इंडिका। क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं कि इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। अब जब मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया है, और इसकी बुक है इंडिका। बच्चों समझना लॉजिक को। तो इंडिका में किसके बारे में जानकारी दी होगी? इंडिका में मौर्य युगीन सामाजिक एवं संस्कृति के बारे में जानकारी दी होगी। चलो आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण नाम आता है डायमेकस। दोस्तों ये 3 है, ये 3 नाम आपको जरूर याद करने हैं। मौर्यों से संबंधित इनका नाम है, तो प्लीज़ इनका नाम याद कीजिएगा। नाम आता है दूसरा डायमेकस। क्या आता है? डायमेकस। ये भी राजदूत था। किसका राजदूत था? जो सीरिया का नरेश था, अंत्योकस। कौन? अंत्योकस। ये सीरिया का नरेश था अंत्योकस, उसका राजदूत था। ये किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। उनके राज दरबार में आया था। कौन? डायमेकस। डायमेकस कौन था? सीरिया नरेश अंत्योकस का राजदूत था। और इसका जो विवरण मिलता है ना, उसमें भी जब जो बिंदुसार के दरबार में आया है, बिंदुसार किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। तो इसका विवरण ही मौर्य वंश से संबंधित होगा। समझ रहे दोस्तों? ठीक है। अब नाम आता है डायोनिसियस। किसका आता है नाम? डायोनिसियस का। एक किसका राजदूत था? ये मिस्र नरेश, जो मिस्र के जो नरेश थे, टॉलमी फिलाडेल्फस। कौन? टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। टॉलमी फिलाडेल्फस का कौन राजदूत था दोस्तों? डायोनिसियस। ये किसके दरबार में आया था? ये अशोक के दरबार में आया था। किसके में? अशोक के दरबार में। कहीं कहीं नाम लिखा होता है बिंदुसार दरबार में।
इसलिए दोस्तों आप कन्फ्यूज मत होना। पेपर में आए तो आप प्रायोरिटी अशोक को देना, अगर अशोक ऑप्शन में ना हो, बिंदुसार हो तो आप बिंदुसार को प्रायोरिटी देना दोस्तों। फिर नाम आता है टॉलमी। कौन आता है? टॉलमी। टॉलमी के केवल एक चीज़ याद कर लो, इसने बुक लिखी थी भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। ये कब आया था? सेकंड सेंचुरी में, सेकंड सेंचुरी में। जैसे आपको इसका टाइम याद नहीं कर रखना, परंतु 2-3 बार आप पढ़ोगे ना इसको, तो इसका टाइम अपने आप आपको याद हो जाएगा। टॉलमी ने किसकी रचना की थी? भारत के भूगोल की रचना की थी। फिर नाम आता है पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी। क्या आता है? पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी। दोस्तों इसका जो लेखक है ना, वो अज्ञात है, मतलब इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई। तो लोगों का मानना है कि ये हिंद महासागर की यात्रा पर आया होगा, मतलब कम से कम करीब 80 ईस्वी में, मतलब 80 ईस्वी टाइम याद मत करो आप, परंतु ये याद रखो ये हिंद महासागर की यात्रा पे आया होगा। तो उसने इसमें अपनी बुक में पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी में भारत के जो बंदरगाह थे, भारत के क्या बंदरगाह, उसका विवरण किया है। जब वो बंदरगाह का विवरण किया हो तो उसमें जो व्यापार हो रहा होगा ना, उनकी वस्तुओं का अवश्य इसने विवरण किया हो, इसलिए इसने बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं के का विवरण अपनी पुस्तक में दिया है, पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी। परंतु इस लेखक का नाम हमें याद नहीं है। अब दोस्तों यूनानी रोमन लेखक के बाद नाम आता है चीनी लेखक का। ये भी इनकी बात बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये नाम आता है फाहियान। किसका आता है? फाहियान का। पहली बात है चीनी लेखक है। दूसरा ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय एक गुप्त राजा हैं। कौन? गुप्त वंश के राजा हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय एमपी से संबंधित है ना। तो इसने एमपी का वर्णन किया है। एमपी जो समाज है, संस्कृति है, उसका विवरण इसने दिया है अपनी पुस्तक में। और बोलता है कि मध्य देश की जो जनता है ना, सुखी एवं समृद्ध है, मतलब उनको सब सुख प्राप्त हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर व्यापार या तो व्यापार अधिक विकसित होगा, यहाँ के लोग भौतिकतावादी ना होंगे, मतलब उनको चीज़ों की कोई ज़रूरत ना हो, अपने आप में खुश हों। दोनों चीज़ उससे पता चलता है। परंतु राजाओं का समय था ये, तो 100% यहाँ पर इसके अनुमान से यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ अधिक अच्छी थीं, इसलिए इसको इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को अधिक सुखी बोला है। लेकिन एक आता है, इनके बाद आता है संयुन। आपको इसका केवल नाम याद रखना है और ये याद रखना है केवल ये चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री। उसका और भी अपने को और कुछ याद नहीं करना है। फिर नाम आता है दोस्तों हैंसांग। क्या नाम आता है? हैंसांग का नाम आता है। अब पेपर में पूछते हैं कि हैंसांग किस किस से संबंधित है? हैंसांग हर्षवर्धन से संबंधित है। हैंसांग कब आया था? हैंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दोस्तों हर्षवर्धन ने उत्तर भारत पर राज्य किया था। उस टाइम दक्षिण भारत उसके राज्य में नहीं था। तो ये फालतू चीज़ें दी होती हैं, मतलब इतना पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, परंतु इतना पेपर पर पूछते नहीं हैं। तो ये याद रखना है कि सर्वप्रथम किस राज्य में गया था? ये सर्वप्रथम कपिसा पहुंचा था, भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। और ये कुछ विश्वविद्यालय में गया है, जैसे ये नालंदा विश्वविद्यालय में गया था, वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया। और भारत से और वहाँ पर कुछ बौद्ध ग्रंथ प्राप्त करने गया था। इसकी वो है यात्रा वृत्तांत CU की। क्या? CU की। क्या? CU की यात्रा वृत्तांत क्या है? CU की। तो इसने जब ये हर्षवर्धन काल में आया होगा तो इसने हर्षवर्धन के समय की जानकारियाँ अपनी पुस्तक में लिखी होंगी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपर में पूछते हैं कि जो हैंसांग जो अध्ययन करने आया था नालंदा के समय, जब अध्ययन कर रहा था ये, तो उस टाइम नालंदा के कुलपति कौन थे? कौन थे कुलपति? कुलपति दोस्तों आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। वो हैंसांग जैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय में पहुँचता है, उसके कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण नाम आता है। क्या नाम आता है? महत्वपूर्ण नाम है इत सिंह। क्या है? इत सिंह। ये 7वीं सदी के अंत में आया था। कब आया था? 7वीं सदी के अंत में आया था। इसने कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में चर्चा की है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय। हैंसांग ने भी इसके बारे में चर्चा की है। एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और जब भारत आया तो उसने अपने विवरण में उस समय की जो भारत था अपना, उसका वर्णन किया है दोस्तों।
दोस्तों आपके इनके नाम याद रखनी है, किसके शासनकाल में आया था ये, उनकी बुक क्या है और बुक में इसने किसका विवरण किया है, केवल आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब दोस्तों चीनी यात्रियों के के बाद नाम आता है अरबी लेखकों का। किसका नाम आता है? अरबी लेखकों का, जिसमें महत्वपूर्ण नाम किसका है? अल बरूनी। क्या है? अल बरूनी। तो अल बरूनी किसके साथ आया था दोस्तों? अल बरूनी भारत में मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ इंडिया में आया था। तो दोस्तों जब ये अरबी लेखक है ना, तो अपनी किताब भी अरबी भाषा में लिखिएगा। किस में लिखिएगा? अरबी भाषा में। किस में लिखिएगा? अरबी भाषा में। तो अरबी भाषा में इसने किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। क्या? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। क्या? तहकीक ए हिंद। इसका मतलब होता है भारत की खोज। अल बरूनी किसका लेखक था? अरबी का लेखक था। इसकी बुक का नाम क्या था? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज। ये किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? ये अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसमें राजपूत थे उस समय, समाज क्या था, धर्म क्या था, रीति रिवाज क्या था, इसमें अपना विवरण करता है। इन लेखकों के अलावा अन्य लेखक भी हैं जो अलग अलग देशों से आए थे। एक नाम है तारानाथ। क्या है? तारानाथ। किससे संबंधित है? तिब्बती लेखक था। क्या था? तिब्बती लेखक था। इसकी रचनाएं हैं, क्या रचना है तारानाथ की? कंग्यूर और तंग्यूर। कंग्यूर एवं तंग्यूर। दोस्तों इनकी रचनाओं से आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना। संगयुन रचनाकार का नाम है एवं कंग्यूर और तंग्यूर तारानाथ की रचना है। इसमें उस समय के भारत के बारे में जानकारी मिलती है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट नाम आता है दोस्तों, इसको आप याद कर लेना, मार्को पोलो। कौन था? मार्को पोलो। दोस्तों ये मार्को पोलो इटली का यात्री था। क्या था? इटली का यात्री। एवं अपने दक्षिण भारत में ये पांड्य देश की यात्रा पे आया था। किसकी यात्रा पे आया था? पांड्य देश की यात्रा पे आया था। जब ये पांड्य देश की यात्रा पे आया होगा तो इसने अपने विवरण में, अपनी पुस्तक में, अपनी रचना में पांड्य देश के बारे में इसने जानकारी दी होगी। अब दोस्तों अब आगे चलते हैं, लेखक अपन लोगों ने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं जो साक्ष्य हैं, जो हमको ज़मीन से प्राप्त हुई हैं, किसी इमारत से प्राप्त हुई हैं, तो वो साक्ष्य हैं, उनका हम पढ़ते हैं और उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि भारतीय इतिहास में इनकी क्या भूमिका है और किस प्रकार इन्होंने अपने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है। जैसे आता है एक प्रमुख नाम 1400 BC, मतलब 1400 BC ईसा मसीह की जन्म से 1400 साल पहले। क्या अभिलेख है कोई? बोगाज कोई। क्या नाम है? बोगाज कोई अभिलेख। क्या? बोगाज कोई अभिलेख। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है हमको एशिया माइनर से। कहाँ से? 1400 BC का अभिलेख है, बोगाज कोई अभिलेख है जो हमको एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ वैदिक देवता हैं, उनका नाम का इसमें वर्णन दिया गया है, जैसे मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। क्या? मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य। एवं नासत्य का नाम क्या है? अश्विनी कुमार। क्या नाम है? अश्विनी कुमार। दोस्तों ये आप याद कर लीजिएगा, पेपर में MPPSC में और MP पुलिस में ज़रूर इससे क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं। अब आता है एक धर्म होता है अपने इंडिया में, भागवत धर्म। क्या होता है? भागवत धर्म। तो ये बोलते हैं अपने जो मध्य भारत है, जो MP का हिस्सा है, जो मध्य भारत, उसमें इसका विकास कब हुआ था? तो हमें जानकारी मिलती है, एक राजदूत था, यवन राजदूत। कौन? यवन राजदूत। इसका एक होलियोड नाम क्या था इसका? होलियोडोरस। क्या था? होलियोडोरस। जब ये इंडिया में आया था तो इसने एक अभिलेख या स्तंभलेख किया था, खुदवाया था। उसका नाम क्या था? बेसनगर। क्या? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। क्या? बेसनगर, जिसका नाम अब विदिशा हो गया है, उसका गरुड़ स्तंभ। इससे हमको भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। भागवत धर्म दोस्तों विष्णु भगवान एवं कृष्ण भगवान से संबंधित है। अब आता है सर्वप्रथम अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एक अभिलेख है
हाथी गुम्पा, क्या अभिलेख है? हाथी गुम्पा से अभिलेख से हमको भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। देखो दोस्तों, कुछ अभिलेख हैं जिनको आपको याद करना है, उनको मैं भी समझाता हूँ। जैसे एक अभिलेख है जिस पे कोई तिथि लिखी नहीं गई है, तिथि रहित अभिलेख, उसे बोलते हैं हाथी गुम्पा का अभिलेख। इसका निर्माण कलिंग राजा खारवेल ने, किसने? कलिंग राजा खारवेल ने करवाया था। कलिंग राजा खारवेल वो है दोस्तों, जब अशोक ने इस पर कब्जा कर लिया था कलिंग पर, उसके बाद अशोक का जैसे समाप्त होता है मौर्य वंश, उसके बाद कलिंग पर कुछ राज्यों का स्वतंत्र शासन स्थापित हो गया था। उसमें नाम आता है कलिंग राजा खारवेल का। फिर आता है नाम दोस्तों जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पर दोस्त? अभी गुजरात में है। गिरनार अभिलेख बोलते हैं इसको। इसके शासक कौन थे? किसने इसको बनवाया था? इसका निर्माण रुद्रदामन द्वितीय ने करवाया था। फिर नाम आता है नासिक अभिलेख। नासिक कहाँ पड़ता है? अपना मुंबई पड़ता है नासिक। इसका निर्माण किसने करवाया था? गौतमी बलश्री। दोस्तों पेपर में ये चीज़ नाम पूछेगा और ये पूछेगा इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया या किसने इसका निर्माण किया। लिए ये 5 स्टार है दोस्तों। मैं जिस भी क्वेश्चन में 5 स्टार लगा करूँ, जिसको तो आपको याद करना ही है दोस्तों। फिर नाम आता है प्रयाग स्तंभ। किसका? प्रयाग स्तंभ। जो अपना प्रयागराज है ना, ऐसी प्रयाग स्तंभ है इसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। किसने कराया था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने इसका निर्माण कराया था। फिर आता है ऐहोल अभिलेख। कौन आता है? ऐहोल अभिलेख। इसका निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने आया था। फिर अपने एमपी के लिए आता है एक, इसका निर्माण है, इसका नाम है मंदसौर अभिलेख। क्या? मंदसौर अभिलेख। ये एमपीपीएससी और एमपी पुलिस के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका निर्माण मालवा नरेश यशोवर्मन ने, किसने? मालवा नरेश यशोवर्मन ने इसका निर्माण कराया था। नाम आता है फिर ग्वालियर अभिलेख। किस नाम क्या आता है? ग्वालियर अभिलेख। इसका निर्माण प्रतिहार नरेश भोज ने, किसने? प्रतिहार नरेश भोज ने इसका निर्माण करवाया था। फिर नाम आता है दोस्तों भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। दो जूनागढ़ अभिलेख हैं। एक तो ये रुद्रदामन वाला, एक स्कंदगुप्त वाला। स्कंदगुप्त में सबसे ज़्यादा पूछता है भीतरी स्तंभ या भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है, तो आपको लिखना होगा या आंसर टिक लगाना होगा स्कंदगुप्त से संबंधित है। फिर नाम आता है लास्ट में देवपाड़ा अभिलेख। क्या आता है? देवपाड़ा अभिलेख। ये किससे संबंधित है? ये बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। दोस्तों मैं टिक लगा रहा हूँ, इसको तो आपको ये याद करना ही होगा। दोस्तों ये वाला पार्ट जो है ना, आपके लिए 5 स्टार है। एक क्वेश्चन बिल्कुल, सॉरी दोस्तों कुछ गलती हो गई है तो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको मैं। ये आपके लिए 5 स्टार क्वेश्चन है। मतलब ये तो आपको बिल्कुल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार इसको रिवाइज कीजिए एवं याद कीजिए। ऐसी चीज़ें याद होती हैं। हिस्ट्री ऐसी चीज़ नहीं जो आपको तुरंत याद हो जाए। पहले इसको समझना पड़ता है, फिर इसको थोड़ा खाने की तरह बोलना पड़ता है, फिर इसके तो फैक्ट होते हैं उसको याद करना पड़ता है, बिल्कुल इसको एक कॉम्प्रहेंसिव की तरह इसको समझना होता है। इस तरह का ये वेव चलता रहता है। इससे हमको चीज़ें याद होती जाती हैं धीरे धीरे करके। अगर आपको एक बार में सब कुछ याद हो जाए तो आप कंप्यूटर से भी तेज़ हो जाओगे, समझो दोस्तों। इसलिए हमको थोड़ा रिवाज करना पड़ता है, तब हमको चीज़ें याद होती हैं। इसलिए जब भी आप लूसेंट को पढ़ो, एक बार पढ़ो, फिर इस वीडियो को देखो, फिर बुक लूसेंट को पढ़ो। ये धीरे करते करते आपको लूसेंट में मज़ा भी आने लगेगा एवं आपसे क्वेश्चन भी बने लगेंगे प्लीज़, है ना। चलो दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं। एवं दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।